सभी का नमस्कार। राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हमने पिछली कक्षा के अंदर सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के द्वारा 5 लेख यानी आदेश कौन से दिए जाते हैं उसके बारे में अध्ययन किया था और उनको समझने का प्रयास किया था। आज की कक्षा के अंदर हम इस अध्याय का दूसरा मुख्य बिंदु शुरू करने वाले हैं और वो दूसरा मुख्य बिंदु है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व क्या है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। नीति निर्देशक तत्व के अंदर लोक कल्याणकारी शासन कैसा होना चाहिए, समाज और लोगों के हित में क्या कल्याणकारी कार्य करने चाहिए, उसके बारे में इसमें समझाने का प्रयास किया गया है। हमारे देश की सरकार भी, चाहे वो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार, नीति निर्देशक तत्व की कल्याणकारी बातों का पालन करती है। ठीक है, तो आइए हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला बिंदु है संविधान के अंदर नीति निर्देशक तत्वों को प्रमुख विशेषता माना गया है। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड संविधान से लिया गया है। आयरलैंड एक देश है और उस देश के संविधान के अंदर नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। इसलिए हमारे देश के संविधान का जब निर्माण हुआ था तो हमने आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों की अच्छी बातों को स्वीकार किया था। दूसरा हमारा बिंदु है कि भविष्य की सरकारों के लिए पथ प्रदर्शक। नीति निर्देशक तत्वों को भविष्य की सरकार यानी जो आने वाली हमारी सरकार है भविष्य में, उन सरकारों के द्वारा लोक कल्याणकारी शासन की स्थापना हो, अच्छे शासन की स्थापना हो, जिससे समाज और लोगों का विकास हो सके, देश का विकास हो सके, उनका कल्याण हो सके। इसलिए नीति निर्देशक तत्व एक पथ प्रदर्शक यानी मार्गदर्शन की भूमिका निभाता है और यह मार्गदर्शन भविष्य की आने वाली सरकारों के लिए वो करता है। ठीक है, इसका उद्देश्य यहाँ पे है जन कल्याण। एक शब्द के अंदर समझाने का प्रयास किया है कि नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य देश, समाज और लोगों का कल्याण है। ठीक है, अगला बिंदु है अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 में समझाया गया है कि किसी भी न्यायालय के द्वारा, कोई भी न्यायालय हो, सर्वोच्च न्यायालय है या उच्च न्यायालय है या कोई भी न्यायालय है, कोई भी न्यायालय नीति निर्देशक तत्वों को बाध्य नहीं कर सकता, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों की न्यायालय के अंदर सुनवाई नहीं हो सकती है, उनको विवाद का विषय नहीं बनाया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय के वाद विवादों से दूर रखा गया है, इसलिए उसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। शासन के लिए यानी एक अच्छे शासन के लिए इसे महत्वपूर्ण माना गया है कि अगर हमें एक अच्छा शासन देना है, एक अच्छे शासन की स्थापना करनी है, कल्याणकारी शासन की स्थापना करनी है, तो नीति निर्देशक तत्वों को महत्वपूर्ण माना गया है। इसके उद्देश्य की बात करें कि नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य, ऐसा राज्य जो लोगों और समाज के कल्याण के लिए कार्य करे, उनके लिए योजना बनाए और लोगों का और समाज का सर्वांगीण विकास कर सके, देश का विकास कर सके। ऐसे शासन की स्थापना के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्व की स्थापना की गई है। नीति निर्देशक तत्व समता आधारित समाज की स्थापना करता है। नीति निर्देशक तत्व कहता है कि समाज जो है वो समता पर आधारित होना चाहिए, अर्थात समाज के अंदर सभी लोगों को समान अधिकार होना चाहिए और जाति, वर्ण, भाषा, लिंग किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी समता आधारित समाज होना चाहिए। नीति निर्देशक जो तत्व है समान अवसर देने की बात करता है कि समाज के अंदर सभी लोगों को समान अवसर मिले, किसी के साथ में किसी भी प्रकार से भेदभाव ना हो, ताकि सभी का विकास हो सके। अगला हमारा बिंदु है कि संविधान के अंदर भाग 4 में, हमारे संविधान के अंदर मूल संविधान में 22 भाग थे, उसमें भाग 4 के अंदर अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 में समझाने का प्रयास किया गया है कि हमें हमारे देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए और हमारी जो प्रकृति है इसके कल्याण के लिए और जीव जंतु के कल्याण के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक अच्छा शासन कैसा हो उसके बारे में सारी बातें हैं, राष्ट्रवाद क्या है उसके बारे में सारी बातें हैं। इन सभी का जो वर्णन है अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है।
इन तत्वों की परिभाषा सहित अन्य प्रावधान भी नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। यानी नीति निर्देशक तत्वों के अंदर कौन कौन से बिंदु हैं उनको एक प्रकार से समझाने के लिए, उनको परिभाषित करने के लिए उसमें सारे प्रावधान दिए हुए हैं। आगे का हमारा बिंदु है यह तत्व यानी नीति निर्देशक तत्व नागरिकों की शिक्षा की बात करता है कि सभी को समाज के अंदर समान रूप से शिक्षा का अधिकार होना चाहिए और शिक्षा का अनिवार्य अधिकार होना चाहिए। उसकी बात करता है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को अनिवार्य शिक्षा मिले। ये नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है और इसको मानकर हमारे संविधान के अंदर उसे शामिल भी किया गया है। मौलिक अधिकार उसे माना गया है और मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होगी। तो ये जो एक प्रकार से बिंदु है ये नीति निर्देशक तत्व से लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि शिक्षा को सबका समान अधिकार होना चाहिए। स्वास्थ्य की बात कही गई है कि समाज के अंदर लोगों के लिए मूलभूत और अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए। यानी लोगों के लिए एक प्रकार से अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था शासन के द्वारा होनी चाहिए ताकि समाज स्वस्थ रह सके। सामाजिक समता की बात कही गई है कि समाज के अंदर समानता होनी चाहिए, सभी वर्गों के साथ में समानता का व्यवहार हो और सभी को समान अधिकार प्राप्त हो। राज्यों हेतु एक प्रकार से अनुसरणीय नीति निर्देशक तत्वों को राज्यों के लिए अनुसरणीय नीति माना गया है। ऐसी नीति माना गया है कि यह एक प्रकार से अच्छे राज्य की स्थापना के लिए, अच्छे शासन की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्व एक अनुसरणीय नीति है जिसका हम पालन करके एक अच्छे शासन की स्थापना कर सकते हैं। आगे देखेंगे इन तत्वों यानी नीति निर्देशक तत्वों को अध्ययन की सुविधा हेतु यानी नीति निर्देशक तत्वों को ठीक प्रकार से समझने के लिए और आगे उसका अध्ययन करने के लिए इसे निम्न भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है जिसमें समझाने का प्रयास गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को यहाँ पे कितने भागों में बांटा है। तो इसका पहला भाग है आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व, जिसमें समझाने का प्रयास किया गया है कि आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व यानी समाज के अंदर सभी को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए, समाज के सभी लोगों को आर्थिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए, आर्थिक क्षेत्र में समानता होनी चाहिए, सभी को समान आर्थिक जो है मौके प्राप्त होने चाहिए, अवसर प्राप्त होने चाहिए ताकि समाज के सभी वर्गों का आर्थिक विकास हो सके, ठीक है ना, और देश का आर्थिक विकास हो सके। इसीलिए यहाँ पे आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्वों की बात कही गई है। इसका पूरा जो वर्णन है अनुच्छेद 39, 41, 42, 43 और अनुच्छेद 43 क में और अनुच्छेद 48 व 42 में भी इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। और जो 44वां संशोधन है वो भी इसमें शामिल है। तो इस प्रकार इसमें इन सभी अनुच्छेद के अंदर इस बिंदु को समझाने का प्रयास किया गया है। दूसरा हमारा वर्ग है सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी निर्देशक। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सामाजिक सुरक्षा की बात की गई है कि सामाजिक सुरक्षा में और शिक्षा संबंधी निर्देशक तत्वों की बात की गई है कि समाज के अंदर सुरक्षा की स्थापना करने के लिए जो दूसरा वर्ग है, इस वर्ग में बताया गया है कि सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी निर्देशक जो तत्व हैं इसमें समझाने का प्रयास किया गया है कि सामाजिक सुरक्षा के लिए, ठीक है ना, और शिक्षा के लिए समाज के अंदर सभी को समान अधिकार होना चाहिए, सभी को समान सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए और समाज के अंदर सभी को समान अवसर प्राप्त होने चाहिए और सभी लोगों का समान रूप से सम्मान होना चाहिए बिना किसी भेदभाव के। तो इसका जो पूरा वर्णन है अनुच्छेद 44 से 47 में किया गया है और 42वां संशोधन है उसके माध्यम से भी इसको समझाने का प्रयास किया गया है। तो हम आगे आने वाली कक्षा में इसको समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा जो हमारा है वर्ग पंचायती राज प्राचीन स्मारक तथा न्याय संबंधी निर्देशक तत्व। इसमें समझाने का प्रयास किया गया है कि पंचायती राज यानी स्थानीय शासन क्या है, स्थानीय शासन के पास में मूलभूत अधिकार होने चाहिए ताकि वह स्थानीय क्षेत्र में विकास कर सके, लोगों के कल्याण के लिए कार्य कर सके।
और प्राचीन स्मारक के महत्व को समझाया गया है कि प्राचीन स्मारक हमारे ऐतिहासिक स्मारक हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। ये पूरा जो वर्णन है अनुच्छेद 40, 49 और 50 में किया गया है। और हमारा चौथा वर्ग जो है नीति निर्देशक तत्व का कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, यानी हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करनी चाहिए, जिसके लिए एक देश को दूसरे देश के साथ में शांतिपूर्वक समझौते करने चाहिए, जिससे दोनों का आर्थिक और राजनीतिक विकास हो सके। एक देश को दूसरे देश के साथ में मित्रता करनी चाहिए और शत्रुता का भाव नहीं होना चाहिए, और एक देश को दूसरे देश के साथ में सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए और निजी हस्तक्षेप ना हो। ये सारी बातें हैं नीति निर्देशक तत्व में समझाने का प्रयास किया गया है। और सुरक्षा संबंधी बातें भी कही गई है। तो इसका जो पूरा वर्णन है अनुच्छेद 51 में है, जो आगे आने वाली कक्षा में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार चार्ट के माध्यम से हमें यह समझ में आता है कि नीति निर्देशक तत्वों को आगे ठीक प्रकार से समझने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए इसे 1, 2, 3 और 4 भागों में बांटा गया है, जो आगे आने वाली कक्षा में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये थी हमारी आज की कक्षा, जिसमें हमने समझा कि नीति निर्देशक तत्व वास्तव में क्या है और उसका क्या महत्व है, और देश में एक अच्छे शासन के लिए, कल्याणकारी शासन के लिए, समाज और लोगों के विकास के लिए, प्रकृति के विकास के लिए ये क्यों आवश्यक है, इसके बारे में हमने एक शुरू में समझने का प्रयास किया है। आगे आने वाली कक्षा में इसको हम और विस्तारित रूप से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।